तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्लोक की जो बहुत गहरी सच्चाई बताता है। क्यों भगवान सबको दिखाई नहीं देते। ठीक है, अगर भगवान हर जगह है तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते। अध्याय 7 का श्लोक 25 इसी रहस्य को खोलता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता क्योंकि मेरी योग माया मुझे ढक लेती है। मूढ़ लोग मुझे जन्म लेने वाला साधारण मनुष्य समझते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सत्य को सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे योग माया क्या है, भगवान क्यों छिपे हुए हैं और हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ है। ठीक है, आप लोगों ने योग माया के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? अनिल जी नहीं सुना। चलिए ठीक है, तो यहाँ योग माया का, एक मिनट, गौरव अरे ये लगा ना। ओके, योग माया क्या है? तो यहाँ योग माया का अर्थ है वह शक्ति जो सत्य को ढक देती है। ठीक है, योग माया का अर्थ क्या है? वह शक्ति जो सत्य को ढक देती है, जिसे हम माया कहते हैं। ठीक है, तो सत्य हम कृष्ण को कहते हैं और कृष्ण की ही माया होती है जिसे हम योग माया कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, भगवान कहीं गए नहीं है पर हमारी दृष्टि ढकी हुई है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है लेकिन अगर घने बादल आ जाए तो हमें सूरज दिखाई नहीं देता। क्या सूरज गायब हो गया है? नहीं, हमारी देखने की क्षमता बाधित हो गई है। ठीक वैसे ही अहंकार, मोह, इच्छाएं, भय, ये सब हमारी आंतरिक आंख पर पर्दा डाल देते हैं। हम शरीर को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, नाम और रूप को देखते हैं, लेकिन उस चेतना को नहीं देख पाते जो सबके भीतर है। हम भगवान को मनुष्य क्यों समझते हैं? जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे बहुत लोगों ने उन्हें साधारण मनुष्य समझा। क्यों? क्योंकि वे खाते थे, चलते थे, बोलते थे, युद्ध करते थे। लेकिन वही व्यक्ति जो उन्हें सिर्फ एक राजकुमार समझता था, ये सब कौन समझता था? जो व्यक्ति उन्हें राजकुमार समझता था, वही उनकी दिव्यता को नहीं पहचान पाया। आज भी यही हो रहा है। हम किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं तो पहले उसका कपड़ा देखते हैं, उसकी भाषा देखते हैं, उसकी उम्र देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वह किस चेतना से बोल रहा है। समस्या भगवान के प्रकट ना होने की नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि की है। तो असली अज्ञान क्या है? अज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें ना पढ़ना नहीं है। हम ज्यादातर अज्ञानी उसे समझते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अज्ञान का अर्थ है सत्य सामने हो और हम उसे पहचान ना पाए। मान लीजिए आपके जीवन में बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। सत्य सामने है कि समस्या आपके अंदर है, लेकिन आप क्या करते हैं? दोष सामने वाले को देते हैं। यही योग माया है ना। जब आप किसी भी कारण का दोष किसी और को देते हैं, ये नहीं देख पाते कि मेरे ही द्वारा ये सब हो रहा है, तो वही माया कहलाती है, उसे ही योग माया कहते हैं। ठीक है, जब तक मन अहंकार से भरा है तब तक सत्य दिखाई नहीं देगा। योग माया हमारे जीवन में कैसे काम करती है? योग माया हमें क्या दिखाती है? अस्थाई चीजों को स्थायी, है ना। अस्थाई चीजें होती हैं जो बदल सकती हैं, जो टूट सकती हैं, जो खत्म हो सकती हैं, उन्हें वो स्थायी दिखाती है। ऐसा लगता है कि जैसे शाश्वत हमेशा रहने वाली है। ये सत्य है। जैसे कि शरीर को मैं, रिश्तों को मेरा और इच्छाओं को जरूरत। ठीक है, शरीर को मैं, रिश्तों को मेरा और इच्छाओं को जरूरत, ये आपको योग माया दिखाती है। और जब ये सब टूटता है, मतलब शरीर को आप मैं समझते हो, रिश्तों को आप मेरा समझते हो और इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हो, है ना। और जब ये सब टूटता है तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम भ्रम में जी रहे थे, है ना। न शरीर मैं है, मतलब शरीर सत्य नहीं है, रिश्ता मेरा नहीं है, लेकिन हम उसे अपना समझ लेते हैं। और हमारी जो कामनाएं होती, इच्छाएं होती हैं, हम उनको अपनी जरूरत समझ लेते हैं, जबकि वो जरूरत नहीं, वो कामनाएं होती हैं। ये भ्रम आ जाता है और इसीलिए जब ये भ्रम टूटता है, क्योंकि ये तो टूटना ही है, ये तो शाश्वत सत्य है कि जो भी यहाँ प्रकृति में है वो सब बदलेगा। और हमें लगता है कि नहीं, ये सब ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जो सोच रहे वही होगा। तो फिर हम
रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं। ठीक है, तो सच्चाई क्या है कि हम भ्रम में जी रहे थे, भगवान छिपे नहीं, हम भ्रम में हैं। अब इसका समाधान क्या है, क्या करें? तो पहला कदम क्या करना है, स्वीकार करें कि हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना, पहले ये स्वीकार करें कि हम सत्य को नहीं देख पा रहे। दूसरा कदम, अपने अहंकार पर सवाल उठाएं, है ना, अपने डर, लालच, स्वार्थ जो भी है ये आपके अहंकार के ही रूप हैं, इन पर सवाल उठाएं। तीसरा कदम, सत्संग, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हो, स्वाध्याय और ध्यान, तीन चीजें आपको परमानेंटली करना है जब तक आपका भ्रम न मिट जाए। सत्संग, स्वाध्याय और ध्यान। जब मन शुद्ध होगा तो वही दुनिया अलग दिखेगी। अभी जो दुनिया आपको ऐसी दिख रही है कि इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, वही दुनिया देखने का जब नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, तो अलग दिखने लगेगी। दुनिया वैसी ही रहेगी, दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी और इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। भगवान को बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अनुभव बन जाएंगे। मतलब फिर जो सत्य है ना, वो आपके अनुभव में आने लगेगा। अभी आपके आंखों में पर्दा रहता है, लालच का, डर का, स्वार्थ का, कमजोरी का। फिर जब ये हट जाता है तो आपको सीधा सत्य अनुभव में आ जाता है, फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अध्याय 7 का यह श्लोक हमें बताता है, भगवान छिपे नहीं है, हमारी दृष्टि ढकी हुई है। जब मन के पर्दे हटेंगे तो हर जगह वही दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यह वीडियो अगर आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो अब आप ये अपने आप से कहिए कि मैं सत्य को देखना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, अगर आप सत्य को देखना चाहते हैं तो सत्य दिखेगा, लेकिन पहले अपने भ्रम को मिटाना पड़ेगा। भ्रम क्या है? डर, लालच, स्वार्थ, कामना। ठीक है, ये पर्दा होता है और इसी पर्दे के कारण हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हम असलियत नहीं देख पाते। चलिए, तो अगर इसमें आप कुछ पूछना चाहें, कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसे समझिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी उसे जी पाएंगे, और जब जिएंगे तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, अभी अगर आप ये कहें कि मैं प्रॉब्लम में नहीं हूं, मैं तो मस्त हूं, तो देखो क्या आपको सुकून, आनंद, शांति और स्वतंत्रता मिल रही है? अगर कहीं भी बंधन लग रहा है, कहीं भी मजबूरी, कमजोरी दिख रही है, तो इसका मतलब कि अभी भ्रम मिटा नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनिल भारद्वाज जी, राजेश, राजकिशोर जी। मैम, कॉन्सेप्ट हो गया, शरीर मैं है और इसका मेरा। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए, 1 मिनट। किसने कहा था शरीर को मैं समझना और इसका मेरा? ये कुछ किसने कहा था ना, शरीर मैं और इसका मेरा। 1 मिनट। नहीं, ऐसा तो हम समझते हैं, है ना, शरीर को मैं और रिश्ते को मेरा, ये भ्रम है। बात समझ में आ रही है? शरीर को मैं समझते, मतलब मैं क्या है? सत्य है, जो आपके भीतर मैं है, जो हर समय शाश्वत है, जो आपकी चेतना है, वो सत्य है। लेकिन आप इस शरीर को ही चेतना मान लेते हो, इस शरीर को ही सत्य मान लेते हो, जबकि ये शरीर नश्वर है, और जो चीज नश्वर है वो तो सत्य हो नहीं सकती। ठीक है, जो सत्य है, शाश्वत है, वो तो कभी नष्ट होता नहीं, ना कभी उसका जन्म होता, ना कभी उसकी मृत्यु होती। तो जिसे आप मैं समझ रहे हो, वो फिर सत्य कैसे हो सकता है? शरीर से कैसे हो सकता है? ये भ्रम होता है, और इसीलिए हम शरीर से मोह कर लेते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। आ रही बात समझ में? और कुछ भी था उसमें? और भी कुछ था अनिल जी? आपसे ही बोल रही हूँ। उसमें और कुछ भी था जो नहीं समझ में आ रहा? है ना, शरीर को मैं और रिश्ते को मेरा समझ लेते हैं। मतलब जैसे आपकी शादी हुई है, तो आप उसमें क्या समझ लेते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उनको सबको अपना मान लेते हो, जबकि वो अपने कहाँ से हो जाएंगे? आप ही बताओ। आप कहीं और, वो कहीं और, आपका जन्म कभी और, उनका जन्म कभी और, आप इस दुनिया से अकेले जाओगे, वो अकेले जाएंगे, वो आपके कैसे हो सकते हैं? ठीक है, लेकिन आप बस उन चीजों को अपना मान लेते हो जो आपकी है नहीं। और फिर जब आपकी पत्नी किसी और से अफेयर कर रही, या कहीं और उसका रिलेशन हो गया या कुछ भी, तो आप फिर दुखी होने लगते हो, परेशान होने लगते हो कि पत्नी मेरी थी, दूसरे से कैसे बात कर ली, दूसरे के पास कैसे चली गई। ठीक है, यही होता है ना। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। पूछिए, पूछने में सकुचाइए मत, है ना।
पूछना है कुछ अनिल जी? और नहीं, अभी ठीक है मैम। अभी इतना समझ में आ गया कि हमें अपने क्या करना है? सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना है कि हम स्पष्टता हमारे जीवन में नहीं है, वो दृष्टि नहीं है जो हम भ्रम को हटा सके और सत्य को देख पाए, है ना। पहले स्वीकार करेंगे तब तो वो दृष्टि आएगी। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमें लगेगा कि हम जो देख रहे हैं वही सत्य है, तो भी सत्य तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है। दूसरा क्या करना है? अपने अहंकार पर सवाल उठाना है। जब भी आपका डर, लालच, स्वार्थ, कमजोरी आप पे हावी हो तो सवाल उठाओ कि ये मुझ पे हावी क्यों हो रहे हैं, ये बाहर वाली चीजें मेरे ऊपर कैसे हावी हो सकती हैं? मैंने ही तो इजाजत दी है ना इन्हें हावी होने के लिए, और मैं ही शिकायत कर रहा हूं। ठीक है। और तीसरा कदम क्या है? सत्संग, स्वास्थ्य और ध्यान। स्वाध्याय, सत्संग और ध्यान, इन 3 चीजों के साथ आप रहोगे तो आप हमेशा अपने जीवन में हर प्रॉब्लम से बाहर हो जाओगे। ठीक है। चलिए राजकिशोर जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं मैडम, समझ में आ रहा है? अभी इतने सवाल नहीं खड़े हो रहे जैसे पहले होते थे कि बस जल्दी से बात करने को मिले तो मैं अपनी समस्याएं बताऊं, शिकायतें करूं। अभी ऐसा नहीं हो रहा? नहीं मैडम, पहले तो ज्यादा तकलीफ लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा चीजों को समझ रहा हूँ, तो चलिए अच्छा है। इतना सवाल मन में नहीं आ रहा है। हम्म। अंदर से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और जो समझना होता है बता ही देते हैं। हम्म। चलिए अच्छा है। देखो हमारे जो भ्रम है ना, इनसे दूर होना मतलब इनको दूर करने का एक ही तरीका है, सत्संग, मतलब सत्य का संग। जब आप उसका संग करते हो तो उसमें चीजें बताई जाती हैं, तो उसमें सत्य की बात नहीं बताई जाती, उसमें बात आपके भ्रमों की ही बताई जाती है। और उन भ्रमों से अगर आप बाहर निकल गए तो सत्य तो है ही, वो सिर्फ ढका हुआ है, और उस पर्दे को अगर आप हटा देते हो तो सत्य तो सामने है। हम झूठ के साथ रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं, अगर हम सत्य को देख पाए तो दुख है ही नहीं। ठीक है। अभी एक चीज पूछना पड़ेगा, हाँ। जैसे अभी अपनी पत्नी से अगर कोई ऐसा जरूरत को पड़ता है रिलेशनशिप में, तो वो नहीं है, कहीं और से मिल रहा है, तो अभी मना कर रहा है, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कि मैं जोड़ी का, और ऐसा, लेकिन अभी 5-6 महीना से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अभी अगर किसी के साथ में अगर रिलेशनशिप में हो जाए तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं? देखो दिक्कत प्रॉब्लम तो होगी, है ना, लेकिन अगर आप उसे झेल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप टूट जाते हो या परेशान हो जाते हो या फिर और सारी दिक्कतें आती हैं तो दिक्कत तो है ना, दिक्कत तो होगी। लेकिन अगर उस दिक्कत को आप झेल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप शादीशुदा हो, अभी आप किसी के साथ रिश्ते में बंधे हुए हो सकता है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन उठाए कि आपका कहीं और अफेयर है, तो फिर एक ही बात होगी, तलाक होगा आपका, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। बाकी दिक्कत क्या आएगी? वैसे तो कानून भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सजा नहीं दे सकता है, पर यह है कि अगर कोई दूसरा, जैसे पति या पत्नी में से कोई भी अगर ये शिकायत करता है कि मेरा तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तो थोड़ा बहुत उसे कंपलसेशन या कुछ ऐसा देना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी वजह से खराब हो रहा है, पहले से ही अगर रिश्ता खराब है, आपके पहले से ही कोर्ट में केस चल रहे हो या कोई ऐसी शिकायत दर्ज हो, तो उसमें फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सबूत होंगे तो तलाक हो जाएगा, है ना। हाँ, तो अगर ये सब झेलने के लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत तब होती है जब हम शिकायत करते हैं, जब हम टूट जाते हैं, है ना। अगर आज आपको किसी के साथ खुशी मिल रही है तो कल अगर उसकी वजह से तकलीफ हुई तो उसे भी झेल जाओ, क्या दिक्कत है? तब तो दिक्कत ही नहीं है। इतनी ताकत होनी चाहिए हमारे पास फिर, है ना। आ रही बात समझ में? और क्या हो गया? खबर आ रहा है कि बस थोड़ा टाइम लेकर करना है, तो उधर से आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, किसी की बात करें। नहीं, तो आपका केस कोर्ट पे जा चुका है कि अभी आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, दूरी बस है? जी मैडम, अभी कोर्ट तक गया नहीं है, लेकिन वो बात अभी हो रहा है। अभी कोर्ट तक मामला गया नहीं है, लेकिन पति आप दोनों के बीच दूरी है।
और पत्नी कहाँ रहती है, मायके में रहती है, ससुराल में रहती है? मायके में रहती है। कितने महीने हो गए? तो 5 महीने से कोई दिक्कत नहीं है, 5 महीने से ऊपर ही हो चुका है। तो वो आने से मना कर रही है, आने से मना कर रही है क्या? जी मैडम। ठीक है, इन सबका रिकॉर्ड रखो, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर 7-8 महीने पत्नी दूर रहती है पति से तो आप तलाक भी ले सकते हो, आप दूसरा संबंध भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कानूनी कार्रवाई करते रहना, क्या फर्क पड़ता है। मैडम मैं एक बताना चाहता हूँ, हम्म मेरी जो पत्नी छोड़ के गई, हम्म तो वो टाइम पे उसने कुछ केस किया है क्या? आपने कुछ केस किया है क्या पुलिस स्टेशन पे? वो इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा। अगर मेरे केस में उसने पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट की है, तो वो तारीख कंसीडर हो जाती कि वो दिन से वो सेपरेट रह रहे। अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है तो फिर कोर्ट में जब केस डालते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी तारीख से आप अलग रहे हो। कल को आ जाएगी और बोलेंगे हम तो गए नहीं थे, हमारा वो झगड़ा हो गया था। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पास पड़ोस वाले भी तो सबूत देते हैं ना, गवाही देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो बोलेंगे, लेकिन ऐसा ऑन पेपर जो रहता है वो कोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। वैसे आपने सर कुछ किया है क्या कंप्लेंट वगैरह, या उसने कुछ किया है क्या? हाँ राजकिशोर, नहीं भैया, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं, लेकिन आस पड़ोस वाले हमें सबूत के साथ किया है। लोकल पुलिस स्टेशन है ना, उधर एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देके वैसा एक कंप्लेंट लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कीजिए। वो आपका एक वैलिड डेट बनता है कि वो तारीख से वो आपके साथ में नहीं है। तो बीच में 8 दिन आ जाएगी और बोलेगा हमारा तो नॉमिनल झगड़ा था, तो 2 हफ्ता केस नहीं डाल सकते, आप वो खिल के राय लीजिए। हाँ ठीक है, ये आप कर सकते हैं। आपके अगर पास में वकील है ना, तो उनसे, अगर आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो ये होना चाहिए कि वो कितने दिन से आपके साथ नहीं रह रही है, दूरी मायके में रह रही है ना। इसके लिए आप कह सकते हो कि मैं बुलाने जा रहा हूँ, वो नहीं आ रही है, इतने महीने हो गए। लोकल पुलिस स्टेशन क्या करता है कि बोलते वही पति पत्नी का झगड़ा, हम कुछ भी डाल नहीं सकते, कुछ ऑफेंस हुआ ही नहीं है। उसके लिए वकील की राय लीजिए, एसपी ऑफिस को कॉपी लिखिए, 2-3 एसपी ऑफिस को दीजिए। फिर वो जब पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे तो उसकी आप कंप्लेंट दीजिए कि ये दिन से मैं उसको बुला रहा हूँ, नहीं आ रही है। तो जब कोर्ट में आप डिवोर्स का केस डालेंगे तो वो तारीख वो रिकॉर्ड पे फिक्स हो जाती है कि ये तारीख से ये साथ में रह रहे हैं, इसके डिवोर्स नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा ये संदीप जी आपसे सीनियर हैं, ये यही सब कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं ना। जी भैया, ये तो आपने अच्छा किया कि बता दिया कि ये चीज तो मुझे मालूम नहीं था, बताए तो और अच्छा। जैसे मैं भी क्या हुआ, 4-6 महीने हमारा सम ऑपरेशन चल रहा था ना पुलिस स्टेशन में समझाते, तो मैं उसके पीछे टाइम पास करता रहा। वो भी मेरे से बात नहीं करती थी, तकलीफ हमको होती है। लेकिन उस वक्त उसने क्या किया, जब घर से बाहर गई तो दूसरे दिन ही पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया कि मेरे को बाहर निकाल लिया है। और वो केस में केस में डाल के रखा है कि इसने मेरे को बाहर हकला है। और आपके केस में किसने किसको हकला, किसने झगड़ा किया, प्रूव नहीं हो रहा है ना। अगर आपके पास पुलिस स्टेशन का पेपर है, अगर वो कोर्ट में आप बोल सकते हो जानबूझ के गई है, मैंने पुलिस स्टेशन में कार्रवाई की। अच्छा, वो मायके में है तो कुछ तो बोलती होगी ना कि मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी। खुद से गई है, कोई बात नहीं चाहती है। नहीं तो आप क्या बुलाने जाते हो? मेरे पापा घर से फोन भी करते हैं, वहाँ तो फोन वो लोग उठाते ही नहीं, बिल्कुल बात करते ही नहीं। ठीक है, आप एक बार जाओ, और अगर आने से मना करती है और तो आप कह सकते हो कि मैं बुलाने जा रहा हूँ और मेरे साथ नहीं आ रही, इतने दिन हो गए, तो आप एक फाइल दर्ज करा सकते हो। इसके लिए वकील से बात कर लो अपने आसपास के, क्या करना है ना। और जो आप पता क्या है, जो आदमी सामने से बोल दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो अब किसी का मैं पैर पकड़ के हाथ जोड़ के उसके सामने रखने की नहीं, ठीक है, आप पैर पकड़ने मत जाओ, लेकिन आपको ये तो करना पड़ेगा ना, अगर उससे छुटकारा चाहिए तो, है ना। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, कि आप जो वकील करेंगे कोई ऐसा प्रसिद्ध या अच्छा वकील कीजिए, और जो पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देंगे वो भी उसी से लिखवा लीजिए। हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं कि झगड़ा हुआ और बाकी लगे, उसमें सीरियस लिखना पड़ता है कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा था, मारा था, कुछ इंसिडेंट हुआ था, तब वो जाके पुलिस स्टेशन कंसिडर करता है और आपका केस स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंड होता है। तो सिर्फ झगड़ा किया और चली गई है और ये तो चलता ही रहता है, इसको कोई वेटेज नहीं देता। नहीं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना कर सकते हो कि वो आपके साथ कब से नहीं रह रही है ना, इसका प्रूफ चाहिए आपको। तो इसके लिए मैं आपको, अगर कुछ होगा व्हाट्सएप में तो मैं शेयर करूंगी कि आप आगे क्या कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं, तो झूठा केस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा बोलने की, ठीक है।
आपका जो भी है वो सत्यता के साथ रखे। बस आपका ये है कि इतने दिनों से मायके में रह रही है और मेरे साथ नहीं रह रही है, बस आपको इसका सबूत चाहिए। ठीक है, कितने महीनों से आपसे दूर है। मैडम ये जैसे शादी की कुछ ही दिनों के बाद वो यहाँ पे आती है, 1 महीना यहाँ पे रहते हैं, 4-5 महीना वैसे ही रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि 1 महीना यहाँ रहती, 4-5 महीना नहीं। अपनी मनमर्जी से रह रही, आ रही जा रही, तो ये थोड़ी चलता है। अगर रिश्ता निभाना है तब तो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रिश्ते में दूरी आ रही है, दरार आ रही है, तो फिर तो इसको सोचना पड़ेगा ना, या तो समझौता करो या तो अलग हो जाओ। इसको लटका के रखने से क्या होगा? ना तो आप अपने मन की जिंदगी जी पा रहे, ना वो बंदा, चलो वो जी भी ले या जो भी है चोरी छुपे, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन खुल के जिंदगी तो नहीं जी पा रहे हो ना। जी मैडम, यही होता है कि अभी इसकी वजह से थोड़ा मैं भी इसमें ज़्यादा लगा था काम काज में, हर जगह पे मेरा थोड़ा मेंटल, तो अब जब से आपके साथ जुड़ा हूँ थोड़ा थोड़ा मन में अस्थिरता बनने लगा है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो, अगर हाँ ऐसा रहेगा मैडम कि कैसा मेट्रो सिटी में जो है ना बहुत सारे केस रहते हैं। अगर आपकी शादी गाँव देहात के हाथ में हुई रहेगी तो उधर की कोर्ट में डालिए तो जल्दी से हो जाएगा। इधर केस की बहुत भीड़ रहती है बड़ी सिटी में, मतलब कौन सा कोर्ट फास्ट चलता है वो भी देखिए। अब राजकिशोर जी सिटी में, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ा वाला कोर्ट है तो वहाँ से नहीं हो पाएगा। जैसे आपका तालुका लेवल में अगर शादी हुआ है गाँव में कहीं, तो वहाँ का जो कोर्ट रहेगा, कोर्ट की जानकारी लीजिए, क्योंकि मैंने जिस जगह डाला वो कोर्ट में बहुत स्लो चलता है। जैसे बाकी कुछ जगह रहेगी आपके लेवल में कोई रीजन रहेगा तो ऐसी जगह डालेंगे तो फास्ट हो जाएगा, हियरिंग जल्दी रहेगी, तारीख जल्दी रहेगी। चलिए ठीक है, क्या आप तलाक लेना चाहते हैं? मैडम जो इस तरह की बातें है, अब इतना झेल रहा हूँ, इतना परेशान हो गया। जो आदमी सामने से बोल रहा, मैं भी बहुत ज्यादा टॉर्चर इतना किया गया है, तो मैं जी पा रहा हूँ, मर पा रहा हूँ बिजली। अच्छा, आपके बच्चे भी है ना? जी मेरे बच्चे भी है, 3 साल के। वो उन्हीं के साथ है? उन्हीं के साथ। ठीक है, देखिए, अगर रिश्ते में समझौता नहीं हो रहा है तो अलग हो जाना ज्यादा बेहतर है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में बांस का फांस कभी गड़ा है, आपके हाथ में चुभा है, देखा है ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? वो कितना दर्द देता है, रहता छोटा सा ही है लेकिन बहुत दर्द देता है। वैसे ही हमारा रिश्ता होता है कि अगर हम उसमें सही तरीके से नहीं रह पा रहे ना, तो वो ना हमें जीने देगा और ना मरने देगा, समझ रहे? तो जितना जल्दी हो सके उसे अपनी जिंदगी से, इन चीजों से फ्री हो जाओ तो ज्यादा बेहतर रहता है। कोई चीज लटका के नहीं रखना है ना। अगर और बाकी केस होता रहेगा जो भी है, अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो, अपने आप में काम कर रहे हो, अपने कमाई अपनी इनकम में ध्यान दो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ और उस व्यक्ति की परवाह मत करो जो आपकी परवाह नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। अभी हमने यही सीखा यहाँ पे कि रिश्ते को हम मेरा मान लेते हैं, इसलिए हम उसे छोड़ने से डरते हैं। ये अटैचमेंट ही तो हो जाता है कि हम उसे अपना समझ लेते हैं, मोह हो जाता है, जिसकी वजह से हम हर हाल में, वो चाहे जैसा भी हमारे साथ व्यवहार करे, हम उसे झेलते जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो बस ये अपना अटैचमेंट और मेरा भाव खत्म करो। जो आपका होता तो आपको तकलीफ ही नहीं होती, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वो आपका नहीं है, इस चीज को स्वीकार करो। ठीक है, और जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हो सेम वैसा ही उसके साथ भी करो। कोर्ट कचहरी कानून तो चलता रहेगा, कोई आपके साथ ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकता है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है, कोई भी चीज की लिमिट होती है, ऐसे ही नहीं है। अगर आप सही व्यवस्था, सही कानून अगर समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे तो कोई भी आप पे जबरदस्ती झूठा केस नहीं कर सकता, ना आपको फंसा सकता और ना जबरदस्ती आपके साथ रह सकता, अगर वो सही तरीके से नहीं रह रहा है। आजकल तो बहुत सारे कानून पुरुषों के लिए भी बन रहे हैं, है ना। और ये ऐसा बात है कि ये किसी की यार हो, दोस्त हो या, और दूसरे से ऐसा हो जाता है कि बस बता भी नहीं पाते, पसंद नहीं, आपको यहाँ पे हाँ बता, यहाँ पे आने के बाद अभी थोड़ा बताते हैं तो समझते हैं, आप समझते हैं, मेरे बड़े भाई लोग चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, तो थोड़ा को अच्छा लगता है, हल्का लगता है, समझ रहा है तो अच्छा लगता है। चलिए अच्छी बात है। देखो, यहाँ ऐसा नहीं है, ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ज्यादातर देखिए पुरुष ही है,
क्योंकि महिलाएं इतनी हिम्मत नहीं कर पाती है ना, या तो वो ऐसी होती है कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, और जो बहुत ही कमजोर है वो हिम्मत भी नहीं कर पाती है कि यहाँ तक आए और सीखें, है ना। या तो वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होती है, उन्हें स्टेशन की जरूरत ही नहीं होती, खुद ही निपट लेती है, और या तो इतनी कमजोर होती है कि अपने लिए एक्शन भी नहीं ले पाती, है ना। कई महिलाएं मेरे पास आती हैं, कॉलिंग पे आती हैं, अपॉइंटमेंट लेती हैं, तो वो यही कहती हैं कि किसी तरह बाहर जाके स्कैनर के माध्यम से पेमेंट करवाती हैं। अगर 499 रुपए भी पे करना है तो उसके लिए भी उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं होती कि वो पे कर सके, है ना। तो जब उनके पास ये सुविधा नहीं है तो वो इतना मतलब वर्कशॉप पे आना और फिर घर में इतना बड़ा एक्शन ले लेना, इतनी हिम्मत नहीं होती उनमें। तो या तो महिलाएं बहुत दबी ही हैं, और या तो फिर वो बहुत ज्यादा ही उसका दुरुपयोग कर रही हैं। दो तरह का ही हो रहा है, नॉर्मल बहुत कम है अभी। आ रही बात समझ में? मैडम अभी मैं खास मैं देख रहा हूँ कि चीजों में भी मेंटली रूप से, भावनात्मक रूप से, और हर चीजों में अभी देख रहा हूँ कि इमोशनल रूप से हर चीजों में अभी देख रहा हूँ कि वर्क थोड़ा ज्यादा इस चीजों में अपनापन समझाते हैं कि नहीं ये मेरा है, अच्छा से रखना है, चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन यही रखने की बावजूद पुरुषों हमेशा इस चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं फंसती इस चीजों में। नहीं नहीं, बहुत महिलाएं फंसती हैं, और इतना उनके साथ अत्याचार हुआ है। ये तो अभी 1-2 साल से ऐसा हो गया है कि पुरुष फंस रहे हैं, नहीं तो इसके पहले महिलाओं को जिंदा घर पे जला दिया जाता था, कह देते थे कि आग लगा ली, अपने आप ही जल गई, चूल्हे में खाना बनाने से जल गई। अरे इसके पहले आप 2-4 साल 5 साल पीछे जाओ ना, तो महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। और अब जब महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है तो अब वो उनका दुरुपयोग कर रही है, बस फर्क इतना ही है। आ रही बात समझ में? और पुरुषों के हाथ में अगर सत्ता दे दो तो पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक जैसा होता है। बस ये देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं सही हूं कि नहीं हूं। ये पुरुष और महिला करने से कुछ नहीं होता, है ना। सब अपनी अपनी जगह ऐसे ही होते हैं, बहुत से पुरुष भी नालायक होते हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं। तो हमें ये देखना है कि हम क्या है और हमारे साथ जो व्यक्ति है वो कैसा है, और हमें इसी से मतलब रखना है, ठीक है। और आप जैसे लोगों के लिए जो पुरुष परेशान है, उनके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, तो उनका सही इस्तेमाल और सही जानकारी रखिए, तब आप अपने लिए एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। हाँ संदीप जी, कुछ कहना है आपको? हाँ, एक बात ऐड करना चाहते तो सर, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? नहीं, शायद नहीं है राजकिशोर जी। भी या नहीं भी होंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो लोन लेके रखिए सोसाइटी या कोई भी, जब केस दाखिल करने से पहले जितना जल्दी हो सके, और उसके हफ्ते अपने सैलरी में से कट कराए, ताकि जो आपका नेट इनकम है वो कम दिखता है, तो फिर बाकी का बोझ कम बैठता है। कोई प्रॉपर्टी लेंगे या कुछ भी लेंगे तो कॉमन नाम पे लीजिए, खुद के अकेले के नाम पे मत लीजिए, उसमें वाइफ कुछ मांग नहीं सकती। तो जैसे सर ये लोन का बता रहे हो, तो लोन ये अपने नाम से लेना है कि उसके नाम से? नहीं, आप खुद के सैलरी पे लेना है, वो उसकी कटिंग आपकी सैलरी में से होगी, तो नेट आपके हाथ में जो आ रहा है सर्वाइवल के लिए कम दिखेगा। तो भले वो मेंटेनेंस भी मांगती है तो कम मिलेगा उसको, या लमसम भी मांगती है तो आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, भाई मुझे पेमेंट ही नहीं मिलता तो मैं कहाँ से दे रहा हूँ, रहना तो जाना तो जा। तो पैसे के लिए सब चक्कर है ये अटका के रखने का। चलो ठीक है, अपने अपने बचाव करना है, अपना अपना बचाव करना है, पर देखिए सही नियम क्या है। अब इसके चक्कर में ऐसा लोन मत ले लीजिएगा कि आप ही फंस जाएं, है ना। ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोन भी बहुत ब्याज में मिलते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत लोग दे देते हैं, और फिर पूरी जिंदगी आपको फंसा के रखते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सावधानी रखिएगा। क्या आपने लिया है लोन संदीप जी? हाँ मैडम, मैंने सोसाइटी का लोन लिया है, लेकिन अभी आज का ही अपडेट बताता हूँ। आज गए थे वो मेडिसिन में समझा थे दोनों को, तो हमारा भी ऐसा कंडीशन बन गया है कि मैंने जो एक घर लिया है 50 लाख का है तकरीबन, अपने नाम पे, बाकी लोन वाला अपने नाम, दोनों के नाम पे, पति पत्नी दोनों के नाम पे। उसको घर चाहिए बच्चों के लिए, तो बोलिए ठीक है मैं घर मतलब नाम करवा दो, तो मैंने बोला मैं दोनों बच्चों के नाम करवाता हूँ, बाकी आगे जो उनकी पढ़ाई है उसके 3-3 लाख रुपए दोनों बच्चों को देता हूँ, बाकी फिर उनका एजुकेशन और घर के जो हफ्ते है बाकी सब तुमने देख लेना, मेरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। देखिए उसका ड्राफ्ट फाइनल कर रहे हैं। चलिए
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो लालच में रहेगा, जो डर में रहेगा, जो स्वार्थ में रहेगा, परेशानी उसी को उठानी है ना। अगर आप इन चीजों से मुक्त हो जाते हो, आप इन चीजों की परवाह नहीं करते हो, तो आप चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप मुसीबत में नहीं फंसोगे। ठीक है, हाँ, मतलब सामने वाला अगर लालच से कोई चीज कर रहा है, या वो पैसे का लालची है, या उसके अंदर कोई डर है सिक्योरिटी को लेके, तो वो हमेशा ही परेशान रहेगा, चाहे उसे कुछ भी मिल जाए, वो उस परेशानी से बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम बाहरी दुनिया में इतना उलझे हैं कि हम अपने भीतर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम बाहर ही लगे हैं एक दूसरे को चालाकी करने में, एक दूसरे से लूटने में, खसोटने में, इसी में परेशान है हम। और जबकि सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन जो आप जिंदगी आज जी सकते हो वो तो आप फालतू चीजों में ही गवा रहे हो। और ये फालतू चीजें आई क्यों? क्योंकि हमने किसी और के कहने पे शादी कर ली, अज्ञानता में कर ली। तो अब यहाँ का जो कानून है ना, उसमें शादी करना तो आसान है, लेकिन तलाक लेना बहुत मुश्किल बना दिया है। लेकिन अब जो नियम बन रहे हैं उनके अनुसार अब तो शादी पहली बात तो होती ही नहीं है, और अगर होगी भी तो अब तलाक लेना इतना मुश्किल नहीं होगा, अब आसान रहेगा। क्योंकि अभी आप लोग जो थे, पत्नी को बढ़िया घर पे बिठा के रखना चाहते थे, पत्नी जॉब करने ना जाए, पत्नी गाय जैसी होनी चाहिए, और फिर उसी का परिणाम भुगतना पड़ता है। आ रही बात समझ में? है ना। लेकिन अब आगे क्या होता है कि पत्नी बराबर होती है, वो भी इनकम कर रही है, आप भी इनकम कर रहे हो, वो भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हो। तो जिस तरह साथ आते हो उस तरह स्वतंत्रता से अलग भी हो सकते हो, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अभी जितना कुछ हुआ है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम सोच समझ के ही करते हैं। पर यही है कि हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लिए नुकसानदायक होगा या फायदेमंद होगा। हमें तो उस समय फायदा ही दिखता है कि अभी हम फायदे में जा रहे हैं, और जहां फायदा होगा तो नुकसान तो वहां होगा ही, है ना। ये तो नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप लाभ सोचोगे तो हानि भी निश्चित होगी, किसी न किसी तरीके से तो होगी ही। ठीक है। चलिए अनिल जी, आपको भी इन सब रिलेटेड कुछ बात करनी हो तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, बस मैं यही कहूंगी कि बाहरी दुनिया में इतना व्यस्त मत हो जाओ कि खुद को भूल जाओ। खुद की प्रायोरिटी पहले रखो, बाकी तो सब चलता रहेगा। ये दुनिया है, योग माया है, इसी को योग माया कहते हैं, है ना। बाहर तो ये जो बादल है ये तो आते जाते रहेंगे, है ना। इनको ये मत समझ लो कि परमानेंट रहेंगे। बस ये धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर, शांति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो बाकी जो सामने वाला है वो परेशान होगा। अगर जो भी व्यक्ति लालच डर के साथ जिंदगी जिएगा, परेशानी उसी को होगी, चाहे आप हो चाहे वो हो। ठीक है। ठीक है अनिल जी, कुछ सुन पा रहे हो आप मुझे? जी मैम। हाँ, तो आपको भी अगर कोई ऐसे सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो किसी की परवाह नहीं करना है। ना राजकिशोर आपको जानते हैं, ना संदीप जी, ना अनिल जी, सब पता नहीं कहाँ कहाँ से हो आप, और यहाँ आप इस मंच में साथ हो, इसके बाद फिर अलग अलग हो जाते हो। किसी से कोई इतना वो नहीं रहता कि कोई किसी को कुछ बोलेगा, है ना। कोई किसी के बारे में नहीं बोलता है, और ना ये करता कि ये परेशान है, कि आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे, कि आपकी जिंदगी खराब है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मंच ऐसा है कि यहाँ सबको एक समान देखा जाता है। ठीक है। ठीक है ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। और जो हमारे वीडियो है पहले के गीता सेशन के, अभी अध्याय 7 में है, उनको बार बार रिपीट कीजिए, देखिए, क्योंकि हर श्लोक में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो आपके लिए, जो आपकी दृष्टि को ओपन करती है ना। तो आप जब उसको बार बार देखोगे या 1-2 बार देखोगे, जैसे भी है, तो वो चीजें जो पहले के माइंडसेट में छूट गई थी, वो अब का जो आपका माइंडसेट है उसमें वो पकड़ में आ जाती है ना। मतलब जब आप पहले शुरू में नए नए होते हैं ना, तो हम उन चीजों को नहीं पकड़ पाते, लेकिन अब जब हमारी क्षमता बढ़ रही है, हमारी समझ बढ़ रही है, तो वही चीजें हमें आसानी से पकड़ में आ जाती है। बस इतना ही फर्क होता है। इसलिए पिछली चीजों को भी बार बार देखें। ठीक है मैम, वो कुछ मेंबरशिप वाला वीडियो अभी तक YouTube में चालू नहीं हो रहा है मेरा। नहीं, प्ले नहीं हो रहा है। वो सब तो आप हमारी टीम में जो है मेंबर, उनसे बात कीजिए, वो आपको किस तरह से करवाएंगे वो सब आपको बताएंगे। ठीक है। गौरव जी से बात किया था मैं, तो हाँ। चालू हो जाएगा बोले थे। हाँ, तो वो आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं चालू हो रहा। ठीक है। जी मैम। हाँ। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी
पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।